हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 31 जुलाई 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स वैट। वैट के बारे में जो उनके ड्रॉबैक्स है, तो इसके लिए कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। सेकेंड, डिफरेंट वैट रेट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। थर्ड, डिफरेंट वैट लॉज इन एवरी स्टेट्स। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा, कौन से ड्रॉबैक्स करेक्ट है। आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। अब देखिए सबसे पहला जो है वो करेक्ट है, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। इसका मतलब क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले वैट के बारे में समझना पड़ेगा। सो वैट इज इम्पोज्ड ऑन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि यहाँ पे मान लो कि ए, बी एंड सी, देर आर 3 यूनिट्स। A is the manufacturing unit, B is the processing unit and C is the retail unit और selling unit, right? तो अब जब A यूनिट में से कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगी तो वहाँ पे वैट जो है वो लगाया जाएगा। फिर उसके बाद जब उसका प्रोसेसिंग होगा और नई प्रोडक्ट तैयार होगी तो उसके ऊपर भी वैट लगाया जाएगा। एंड जब एंड में उसको बेचा जाएगा तो सेलिंग के टाइम पे भी वैट जो है वो लगाया जाएगा। सो इट इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। आप देख सकते हैं कि वैट जो है वो एक ही प्रोडक्ट के लिए 3 बार लगा है, राइट। सो इट इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, जहां पे आप कह सकते हैं कि टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लगता है और दूसरे टैक्स के ऊपर तीसरा टैक्स लगता है, राइट। एंड दैट इज वाई इट वॉज अ ड्रॉबैक ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सेकेंड, डिफरेंट वैट रेट्स इन डिफरेंट स्टेट। अब ये वैट का जो प्रोविजन है वो सभी स्टेट के लिए इंडिपेंडेंट था। मतलब कि सभी स्टेट के पास ये परमिशन है कि वो अपने स्टेट के अंदर कोई पर्टिकुलर वैट का रेट जो है वो फिक्स कर सके। तो सेकंड जो है वो करेक्ट है। और उसके लिए सभी स्टेट को ये अथॉरिटी थी कि वो लॉ भी बना सकते हैं। सो थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, डिफरेंट वैट लॉज इन एवरी स्टेट। तो मतलब हमारा आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। सो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, दिल्ली गवर्नमेंट ने वैट के रेट्स को कट किया है ऑन डीजल। तो इस वजह से वहाँ पे डीजल के दाम जो है वो कम हो गए हैं, एंड दैट इज वाई द वैट वाज इन न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉज ऑन लैंड। मतलब इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लैंड के ऊपर लॉ बना सकते हैं। फर्स्ट दिल्ली, सेकंड पुडुचेरी, थर्ड जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। द आंसर विल बी बी, सेकंड एंड थर्ड। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दिल्ली कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट 3 सब्जेक्ट। तो यहाँ पे 3 जो है वो एक्सेप्शन है। फर्स्ट इज पब्लिक ऑर्डर, सेकंड इज पुलिस एंड थर्ड इज लैंड। तो मतलब दिल्ली जो है वो लैंड पे लॉ नहीं बना सकते। सेकंड, पुडुचेरी जो है वहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, इट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन दी स्टेट लिस्ट। तो ये करेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर जो है वहां पे भी सेम प्रोविजन है, इट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, जम्मू कश्मीर को ये अथॉरिटी है कि वो लैंड पे लॉज जो है वो बना सकते हैं। हेंस द आंसर विल बी बी, सेकंड एंड थर्ड। अब रिसेंटली दिल्ली के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में क्लैशेस चल रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था दिल्ली राइट्स केस के अंदर टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ लॉयर्स टू प्रॉब इनटू द दिल्ली राइट्स केसेस, तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। दैट इज वाई द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर वाज आल्सो इन न्यूज़। Question number 3, which of the following statement is or are correct about National Education Policy 2020? National Education Policy 2020 के बारे में कौन सा statement correct है? First, this policy will replace National Education Policy on Education 1968. Second, it emphasizes on teaching in mother tongue during initial phase of education. Third,
both central and state governments will work together to increase the public investment in education sector to reach 6% of GDP. तो चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा इसका. द आंसर विल बी बी, सेकेंड एंड थर्ड. अब देखिए ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, देन इट विल रिप्लेस द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नॉट 68. इंडिया के अंदर टोटल 3 बार एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है. फर्स्ट इन 1968, सेकेंड इन 1986 एंड द रिसेंट वाज द थर्ड वन, राइट. तो ये सबसे पहली जो है उसको रिप्लेस नहीं करेगा, इट विल रिप्लेस द 1986 एजुकेशन पॉलिसी, राइट. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा. सेकेंड, इट पुट एम्फेसिस ऑन टीचिंग इन मदर टंग, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. अप टू 5th स्टैंडर्ड 5th ग्रेड तक सिर्फ मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रोविजन है. तो ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा. थर्ड जो है वो भी करेक्ट है. सेंटर एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिलके जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर में बाइफरकेट करने का सोचेंगे. सो ये टारगेट है कि जीडीपी का 6% एक्सपेंडिचर जो है वो एजुकेशन में होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट विल आल्सो बी करेक्ट. सो आंसर होगा बी, सेकंड एंड थर्ड. अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है नई, और उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स जो है वो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में थे. इसके अंदर काफ़ी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स है, ये आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए. ये पर्टिकुलर जो है वो क्रिटिसिज्म है. आप सभी को पता है कि इंडियन सिस्टम के अंदर अगर कोई भी नया कानून बनेगा या फिर नई पॉलिसी आएगी, देन द ऑपोजिशन विल क्रिटिसाइज इट मच एंड मच, राइट. तो ये पर्टिकुलर एडिटोरियल्स जो है वो आपको पढ़ने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट टुक प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब इनमें से कौन सा इंसिडेंट इंडिया के बाहर हुआ था. फर्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी. सेकेंड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. सी, होम रूल मूवमेंट. डी, फॉर्मेशन ऑफ हंटर कमीशन. सो काफी आसान क्वेश्चन है. आंसर होगा ए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलिफोर्निया, यूएस. ठीक है. कांग्रेस जो है वो भी इंडिया में बनी थी, होम रूल मूवमेंट भी इंडिया में स्टार्ट हुई थी, और हंटर कमीशन जो है इट वाज अ कमीशन टू प्रॉब इनटू द जलियांवाला बाग मैसेकर विच वाज फॉर्म्ड इन इंडिया. तो हमारा आंसर होगा ए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी. पंजाब गवर्नमेंट ने आज के न्यूज़पेपर में ये जो 81st मार्टियरडम डे है शहीद उधम सिंह का, सो उधम सिंह was responsible for the assassination of O'Dwyer, who was responsible for the Jallianwala Bagh massacre, right. So Jallianwala Bagh massacre जो है वो भी न्यूज़ में है, और उधम सिंह जो है वो आज के न्यूज़पेपर में मेंशन की गए थे. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट गवर्नर ऑफ अ स्टेट. गवर्नर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट. सेकंड, गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर टू द स्टेट. थर्ड, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग अपॉन द गवर्नर. तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. आंसर होगा ए, 1 एंड 2. अब देखिए गवर्नर जो है वो किसी भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है. अगर रियल हेड पूछा जाए तो आप सभी को पता है चीफ मिनिस्टर होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे हेड कौन है, गवर्नर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर टू द स्टेट, ये भी करेक्ट है. स्पेशली गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट. तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये गलत प्रोविजन है, बिकॉज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड एडवाइस ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग अपॉन प्रेसिडेंट, राइट. तो प्रेसिडेंट के ऊपर जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एडवाइस बाइंडिंग है. इट वॉज मेंशन इन दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ये पर्टिकुलर गवर्नर के लिए यहाँ पे प्रोविजन नहीं था. सो सुप्रीम कोर्ट इन 2016, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनकी एडवाइस गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग रहेगी,
सो इट वाज ड्यूरिंग द जजमेंट ऑफ 2016 सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था. इट वाज नॉट बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो आंसर होगा ए 1 एंड 2. सो आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, गेटिंग अहेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस, जहाँ पे गवर्नर की ऑफिस के बारे में काफ़ी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं. तो ये आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन टेलीकॉम सेक्टर. इंडियन टेलीकॉम सेक्टर कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है. फर्स्ट, हायर वॉल्यूम ऑफ डेट. सेकंड, इंटेंस कंपटीशन. एंड थर्ड, डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G. तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा. आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3. ये तीनों जो है दे आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन टेलीकॉम सेक्टर. उनका डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. एज ऑफ नाउ अराउंड 4 लाख करोड़ का डेट है. तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा. इंटेंस कंपटीशन भी सही है, बिकॉज ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन उनका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंटली रिड्यूस हुआ है, क्योंकि इंडिया के अंदर पर GB नेट की कॉस्ट जो है इट इज अराउंड 8 रुपीज़, जो वर्ल्ड में काफ़ी सारे कंट्रीज जो है उनसे काफ़ी कम है, राइट. और इस वजह से ये इंटेंस कंपटीशन जो है वो भी एक चैलेंजेस है. थर्ड, डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G इज ऑल्सो अनदर चैलेंज, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस एंड अफोर्डेबिलिटी की वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं टेलीकॉम सेक्टर को. सो आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3. अब आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, शुड द गवर्नमेंट गो इजी ऑन द टेलीकॉम सेक्टर. ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आंसर्स दिए गए हैं, आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडियन रेलवेज. इंडियन रेलवेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट, इंडस्ट्रियल रेलवेज वर स्टार्टेड आफ्टर पैसेंजर ट्रेन्स. इंडस्ट्रियल रेलवेज को पैसेंजर ट्रेन्स जब बनी उसके बाद स्टार्ट किया गया था. सेकेंड, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वॉज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौसी. तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा. आंसर विल बी बी, सेकेंड ओनली. अब देखिए, इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी इंडस्ट्रियल रेलवेज इन 1837. सो 1832 में मद्रास में ये रिकमेंडेशंस भेजी गई थी कि रेलवे स्टार्ट करनी चाहिए. 1837 में रेड हिल रेलवेज स्टार्ट की गई थी, मेनली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैटराइट स्टोन्स. तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेलवे वॉज स्टार्टेड इन 1837 फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैटराइट स्टोन. उसका नाम क्या था, रेड हिल रेलवेज. फिर उसके बाद 1853 में पैसेंजर रेलवे जो है वो स्टार्ट हुई. वो आप सभी को पता है, बिटवीन मुंबई एंड थाने, राइट. तो ये सेकंड जो है वो करेक्ट है. फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो है वो किसने स्टार्ट की थी, लॉर्ड डलहौसी ने स्टार्ट की थी. कब स्टार्ट की थी, 1853 में, बिटवीन मुंबई टू थाने. तो हमारा आंसर होगा बी, सेकंड ओनली. अब आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, इन द रेड रेलवेज पुट होल्ड ऑन नॉन सेफ्टी वर्क. रेलवेज ने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स जो है उनको होल्ड पे रखा है. ऑल्सो दी प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज इज इन न्यूज़. तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए. मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच इनकरेक्टली. कौन सी पेयर को इनकरेक्टली मैच किया गया है. फर्स्ट, द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years. सेकेंड, राइट टू एजुकेशन एक्ट टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 14 and 15. थर्ड, सर्व शिक्षा अभियान, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन. तो चलिए देखते हैं कौन सी पेयर को इनकरेक्टली मैच किया गया है. आंसर होगा बी, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट जो है वो करेक्ट है. 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 2 चेंजेस हुए थे. फर्स्ट वाज इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 21A इनटू फंडामेंटल राइट्स, जिसके अंदर क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है. सेकेंड चेंजेस हुए थे अमेंडमेंट इन दी आर्टिकल 45. 45 में पहले क्या था, 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रंस को एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जो अभी एक फंडामेंटल राइट बन चुका था. तो मतलब इसके अंदर अमेंडमेंट करना जरूरी था. तो
तो इसके अंदर क्या अमेंडमेंट किया गया था, जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इट वॉज द अमेंडमेंट मेड ड्यूरिंग द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकंड जो है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, इट वॉज टू इम्प्लीमेंट नॉट आर्टिकल 14 एंड 15 टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21A को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। अब सर्व शिक्षा अभियान के बारे में यहाँ पे जो कहा गया है उसमें ये वर्ड जो है वो गलत है। इट वॉज फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं एजुकेशन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। सो थर्ड पैर जो है वो भी इनकरेक्ट होगा। तो हमारा आंसर होगा बी, सेकंड एंड थर्ड। अगेन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, और यहाँ पे जो लोकसभा मेंबर है शशि थरूर, उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स है कि कौन से लूप होल्स है अभी भी इस पर्टिकुलर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड, इट क्रिएट्स पारिवारिक महिला लोक अदालत for the redressal and speedy disposal of cases. Third, the recommendations and reports of NCW are binding upon the state and central governments. तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। The answer will be A, 1 and 2। चेयरपर्सन जो है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, ये बात सही है। सेकंड कि ये जो पारिवारिक महिला लोक अदालत है उसको भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो बनाती है, जिसके अंदर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट की जगह कॉम्प्रोमाइजेशन के बेसिस पे केसेस जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। तो ये सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट, बिकॉज द रिकमेंडेशंस एंड रिपोर्ट्स ऑफ NCW आर नॉट बाइंडिंग अपॉन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा, हेंस द आंसर विल बी A, 1 and 2। तो आज के न्यूज़पेपर में ये पर्टिकुलर आर्टिकुलर है जिसके अंदर टफर लॉकडाउन कर्ब्स स्पर डोमेस्टिक वायलेंस, राइट। तो लॉकडाउन्स की वजह से किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिया गया है, जहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का रिपोर्ट भी है। एंड एक ये भी आर्टिकल था, NCW शेयर्स स्टोरी ऑफ ब्रेव गर्ल ओडिशा गर्ल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। The Paracel and Spratly Islands are located on which of the following water body? ये दोनों आइलैंड्स जो है वो कौन से वाटर बॉडी पे लोकेटेड है? फर्स्ट अरेबियन सी, सेकंड बे ऑफ बंगाल, थर्ड साउथ चाइना सी, डी फिलीपीन सी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द आंसर विल बी साउथ चाइना सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है पारासेल आइलैंड्स एंड यहाँ पे है स्प्रैटली आइलैंड्स, राइट। तो इस वजह से साउथ चाइना सी इसका आंसर होगा, जहाँ पे ये दोनों आइलैंड जो है वो लोकेटेड है। साउथ चाइना सी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, चाइना कंडक्ट्स ड्रिल इन साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी से रिलेटेड मैक्सिमम जितने भी एस्पेक्ट्स आप कवर कर पाए वो सभी आपको कवर करने चाहिए, इंक्लूडिंग जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।